हेलो। आप सभी का स्वागत है रामायस में। मैं देवी सिंह। तो ये पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि पॉलिटी को कंप्लीट कर लें। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट और कल से हम जो है ये जो वो आंख वाला जो दृष्टि विजन करके लिखा होता है वो करंट अफेयर्स पूरा कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हम देखो हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब उपराष्ट्रपति की पद शक्ति देखो, ये क्रैश कोर्स है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रैश कोर्स की तरह ही आप इसे लेंगे। बाकी की जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी कॉम्प्रहेंसिवली उसे पढ़ाया जाता है। तो इसकी उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति, अगर उपराष्ट्रपति की मान लो मृत्यु हो जाए तो होता है स्वेच्छा से पद त्याग दे और राष्ट्रपति को अपना मतलब संबोधन करते हुए उन्हें त्याग पत्र दे दे। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त राज्यों के बहुमत पारित के द्वारा, अगर राज्यसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं और उनके द्वारा जो बहुमत संकल्प पारित कर दिया जाए जिस पर लोकसभा जो है सहमत हो, तो भी उपराष्ट्रपति क्या है अपना पद त्यागेंगे। अब भाई अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति सॉरी रहे हैं, तो उनका कार्यकाल तो देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। तीसरे रहे हैं बीबी गिरी 1967 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक चौथे रहे हैं 1969 से 1974। फिर बीडी जत्ती 1974 से 1979। एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति जो ये जज रहे हैं 1979 से 84। इसके साथ साथ सातवें नंबर के आर वेंकट रमन 1984 से 1987। आठवें नंबर के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। नौवें नंबर में के आर नारायणन 1992 से 1997 और 10वें नंबर पर कृष्णकांत 1997 से 2002। 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत और 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17। एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं भाई? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए उनकी नियुक्ति मतलब होती है। अब देखो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का भी पद बनाया गया है। राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान है। वहीं राज्यसभा के सभापति हेतु जो है सभापति पद हेतु भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। वहीं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उनके कृत्यों और निर्वहन का अधिकार दिया गया है। हम अब आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल तो मंत्री परिषद। तो देखो भाई संरचना तो पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अब केंद्रीय मंत्री परिषद में आकार और इन सारी चीजों के बारे में देखें तो भाई जो नियुक्ति है इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी बैठक की जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आकार जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद में ये सारे मंत्रीगण आते हैं और इसमें से सामूहिक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति होता है। कार्य राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेंगे। वहीं केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या है 15 अगस्त 1947 को 18 और वर्तमान में जो है 51 है, ये ध्यान रखिएगा। मंत्रालयों की संख्या वर्तमान में 51 और जो है 1947 जब हम आजाद होते हैं तो उस समय 18 थी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भाई राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और दूसरी मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 6 माह तक कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं रह सकता है। अगर उसको मंत्री रहना है तो हर हाल में वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे राज्यसभा या लोकसभा कहीं ना कहीं का सदस्य बनना पड़ेगा। केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना, यानी कैबिनेट का जो प्रयोग किया गया है। अब कुछ जो केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद जो 74 कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दी जाएगी और किसी न्यायालय द्वारा इसका मतलब जो जांच नहीं होगी। अनुच्छेद 75 एक जो कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी।
अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत मंत्री परिषद का जो आकार है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 75(3) मंत्री परिषद सामूहिक तौर से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक तौर से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अनुच्छेद जो है 75(4) के अंतर्गत मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और अनुच्छेद जो 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का यहाँ उल्लेख है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो भाई राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहा जाता है, ठीक है, कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल। और जैसे कि राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार की सारी जो कार्यपालक कार्यवाहियां होती हैं मानी जाती हैं। वहीं प्रधानमंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ध्यान रखना, वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी साइंटिफिक जो है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के चेयरमैन भी होते हैं। सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोक सभा के जो प्रति मंत्री परिषद सामूहिक तौर से उत्तरदायी होते हैं। वहीं मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। RK षणमुखम चेट्टी ये पहले वित्त मंत्री थे। और केवल लोकसभा में अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया जा सकता है। भारत से संबंधित जो आधिकारिक दस्तावेज श्वेत पत्र हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। अब राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर इसके बाद होता क्या है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति दे दी गई है, वहीं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके बाद बात आती है इसका वरीयता क्रम, तो देख लो यहां से भी क्वेश्चन आता है खासकर स्टेट सिविल सर्विस में। तो पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल होते हैं अपने राज्य में, ध्यान रखना, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, और इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं 7वें नंबर पे, फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। ये इनका सीक्वेंस है, वरीयता क्रम है, इसका ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत, फिर देखो इसमें फिर भारत रत्न से सम्मानित भारत स्थित विदेशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी, राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, वहीं राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, ये जो 8वें नंबर पर आते हैं। 9वें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश हैं वो, तो ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9वें नंबर 9 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वहीं CAG जो कैग हैं, और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वहीं 10वें नंबर पर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री। जबकि 11वें नंबर पर भारत के महान्यायवादी जो हैं और कैबिनेट सचिव, वहीं उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में। 12वें नंबर पर जनरल और उनके समान रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष हैं ये आते हैं। वरीयता अनुक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। वहीं 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। इसके बाद संसद, तो थोड़ा सा देख लो भाई संसद के क्या क्या अंग हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो देखो सरकार का इसमें से राष्ट्रपति संसद का ही पार्ट है, राज्यसभा संसद का इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, फिर लोकसभा इसको निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और जो है लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 181 में है। संवैधानिक प्रावधान भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक इसमें से मेंशन है। कार्य की बात करें तो केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण करती है, ठीक है। ये आप संसद के जो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 में 79 से 122 तक है, सरकार के अंगों के बारे में बात करी और इसका कार्य देख लिया। अब देखो भाई प्रथम बैठक 13 मई 1952 को
अगर हम बात करें जो लोकसभा है, तो लोकसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952। इसके प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, जीबी मालवंकर आपने सुना होगा, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मालवंकर। वहीं इसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं। इसके बाद सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। और जो स्थगनकर्ता लोकसभा के अध्यक्ष और जो राष्ट्रपति हैं वो 17 करते हैं, 17 वसान और विघटन करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो मैक्सिमम 550 सीटें, राज्यों से इनको 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सीटें, मैक्सिमम 550, ध्यान रखना। अब वर्तमान स्थिति 543 की है, राज्यों से 524 और जो है संघ राज्य क्षेत्रों से 19 सीटें। अगेन सुनिएगा, राज्यों से यहाँ 524, संघ राज्य क्षेत्रों से 19। दो पहले एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन मैं बताता हूं लेकिन यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, 543 में चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो राज्यों में 524 और फिर 19 जो यूनियन टेरिटरीज में। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। इसके इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो एक संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 104, और इसी के द्वारा 2019 द्वारा 25 फरवरी को, मतलब ये पद है जो 20 से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 25 फरवरी 2020 से जो एंग्लो इंडियन था इसको समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो भाई पहले जो अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, 15 मई 1952 से 27 मई 1956 तक होते हैं। दूसरे हैं एम अनंत सयनन आयंगर, ये 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। तीसरे हैं हुकुम सिंह जो अध्यक्ष आते हैं और 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967। इसके बाद चौथे व्यक्ति एन संजीवा रेड्डी होते हैं, 17 मार्च 1967 से जुलाई 1969। वहीं फिर आते हैं डॉक्टर जीएस ढिल्लन जो कि 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971। इसके बाद 6वें नंबर पर बलीराम भगत आते हैं, 25 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1970। फिर 7वें नंबर पर एन संजीवा रेड्डी, 26 मार्च 1970 से 13 जुलाई 1970। के एस हेगड़े 8वें नंबर पर, जुलाई 21 1970 से 21 जनवरी 1980। वहीं 9वें नंबर पर बलराम जाखड़ आते हैं और आप देखोगे कि ये 80 यानी जनवरी 22 जनवरी 80 से दिसंबर 1989। इसके बाद रवि राय आते हैं जो दिसंबर 1989 से जुलाई 1991। फिर शिवराव बी पाटिल आते हैं जो कि 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996। फिर पी ए संगमा आते हैं 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998। इसके बाद जीएम बालयोगी आते हैं जो कि 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999। 14वें नंबर पर मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004। सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009। इसके बाद मीरा कुमार आती हैं और इसमें से 4 जून 2009 से 4 जून 2014। इसके बाद सुमित्रा महाजन जो हैं ये 6 जून 2014 से जो है 17 जून 2019। फिर जो इस समय है ओम बिरला, तो जून 2019 से अब तक ओम बिरला जी हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो भाई केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है जो है संसद विधायी अंग है। वहीं 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक बार में इसको 1 वर्ष आपातकाल में, मतलब 1 वर्ष एक बार में 1 वर्ष तक के लिए आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 6 माह से अधिक का लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच इसमें से 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम है 1/10 होता है। ठीक है, गणपूर्ति। और लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं केवल एक ही स्थिति में, जब टाई हो जाए, मतलब जब मैच टाई हो जाए, जब बराबरी का लेवल आ जाए। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। वहीं लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी करते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। वहीं लोकसभा के सभी सदस्यों बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। 489 सीटों के लिए लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था।
इसके बाद ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। बड़े राज्यों के लिए 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख रुपया वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के व्यय में मैक्सिमम सीमा ये निर्धारित करी गई है। जो जीवी मावलंकर हैं लोकसभा के प्रथम स्पीकर अध्यक्ष रहे हैं, इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष तौर से कार्य करता है। अब आती है बात राज्यसभा की। भाई राज्यसभा में पदेन जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। इसमें से सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है और इसमें से जो कुल सीट है वो 250 है, बल्कि राज्य संघ क्षेत्रों से 238 और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष विधि से प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी के पद्धति के द्वारा होता है। प्रकृति जो है ये स्थायी सदन है, ये ध्यान रखना। और 4 क्षेत्रों से साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ध्यान रखिए 4 क्षेत्रों से इनका नॉमिनेशन राष्ट्रपति 12 सदस्यों का करते हैं। इसके बाद बात आती है लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो देखो जैसे कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और विशेष विधेयक। तो विधेयक के प्रकार देखो तो भाई जो वित्तीय विधेयक फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल, और वित्तीय विधेयक सेकंड, 2 प्रकार। संविधान संशोधन एक विधेयक आता है जो कि संघीय फेडरल राज्यों की सहमति आवश्यक है, और जो ये गैर संघीय यानी नॉन फेडरल, तो मतलब इसमें से जो राज्यों की सहमति का जरूरत नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जैसे अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पे, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं सदस्य उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष सदस्य को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके इनको पद से हटाया जा सकता है 14 दिन पहले एक नोटिस दे करके। इसमें से कुछ स्पष्ट मतलब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। लोकसभा एक इस अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर से रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा में जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो 1/10 होता है, मतलब 55 सदस्य। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जो कि अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल है जो 7 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। अब आते हैं संसदीय समितियों में। तो भाई सबसे पहले आप देखो कि जैसे सूचना का अधिकार, पहले इसी को दो संसदीय समितियां देखो, गठनकर्ता, नाम निर्देशित करता और प्रतिवेदन करता, अध्यक्ष और यानी सभापति। अब भाई जैसे सूचना का अधिकार 2005 स्वरूप क्या है, विधेयक अधिकार है, 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में 12 मई 2005 को पारित होता है। इसके बाद ये लागू जो होता है 12 अक्टूबर 2005 से, और संविधान संबंधित वाद में जो एक नामित शर्मा वर्सेज भारत संघ। तो सूचना का अधिकार ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें समितियों की, तो भाई आपने जैसे देखा तो जो संसदीय समितियों के प्रकार, एक स्थायी समिति होती है जो इसकी प्रकृति स्थायी होती है, गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है। कुछ तदर्थ एडहॉक समितियां होती हैं, प्रकृति अस्थायी होती है, गठन इनका विशेष उद्देश्य हेतु किया जाता है, और जो कार्यकाल है वो इसका उद्देश्य मतलब पूरा होने तक। इसके बाद संसद की कुछ वित्तीय समितियों की बात करें, जो समिति होती है, देखो भाई उद्देश्य तो सामाजिक व्यापक संसदीय नियंत्रण। उद्देश्य की बात करें तो भाई एकल समिति है, देखो एकल समिति में सब क्या क्या है, प्राक्कलन समिति, और इसकी जो सदस्य संख्या है 30 है, केवल ये लोकसभा से जो एस्टिमेट प्राक्कलन समिति है। संयुक्त समिति, लोक लेखा समिति, सदस्य संख्या 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। वहीं सरकारी उपक्रम समिति 22 लोग, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। इसके बाद हम स्थायी संसदीय समितियों के प्रकारों की बात करें तो वित्तीय जो समितियां हैं, विभागीय समितियां, जांच समिति,
जो है परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियां, सदन के दैनिक कार्यों से और सदन समिति। इसके साथ संयुक्त बैठक की बात करें तो अब तक बुलाई गई 3 बार है जो संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहले तो ये मैं बता दूं, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब तक जो है संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। 1961 में जब दहेज निरोधक विधेयक लाया गया, 1978 में जब बैंक सेवा आयोग आया और 2002 में जब पोटा पे। वही संबंधित विधेयक साधारण और वित्त विधेयक अनुच्छेद 108 में संबंधित प्रावधान हैं संयुक्त बैठक के। इसके बाद हम बात करते हैं धन विधेयक के, तो अनुच्छेद 109 और 10 से संबंधित प्रावधान है। लोकसभा में इसको पूरा स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कि धन विधेयक है या नहीं, राज्यसभा रोक सकती है मैक्सिमम 14 दिनों के लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं तो इनके द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वहीं लोकसभा के विपक्ष के किसी भी सदस्य को जन सामान्यता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। अब इसमें से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति, जो नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जो कि राज्यसभा में नामांकित की गई थी। प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 2/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं। अब बात आती है थोड़ा सा संसद की। अनुच्छेद 79 से 122 तक इसमें से संबंधित प्रावधान है। अब भाई देखो, संसद संविधान का भाग 5 और चैप्टर 2 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, इनमें से जिनका नाम एक राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। लोकसभा के हम अधिकतम 550 मेंबर होते हैं। गठन जो है राज्यों में अधिकतम 530, जो कि अब 528, क्योंकि जो मतलब संघ शासित राज्य क्षेत्रों में से अधिकतम 20 तो प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनते हैं। वहीं अनुच्छेद जो कि 93, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आप देख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे था ना, नहीं यहाँ पे था। तो 550 में आपने देखा। अब भाई ये जो 550 है तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन राज्यों में अब 524 और संघ राज्य क्षेत्रों में 19, अब 543 2 नॉमिनेट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही होता है। अनुच्छेद जो 94 है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। सीटों के आवंटन की बात करें तो राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार यह निर्धारण जो है 2026 तक है। अब देखो, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो सीटें आवंटित हैं, वहीं नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर होता है, जो सबसे ज्यादा संसद में टाइम बिताया हो। वहीं कार्य जो आम चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 103 में लोकसभा का कोरम गणपूर्ति 1/10 भाग। वहीं लोकसभा का प्रथम जो अधिवेशन 13 मई 1952 को और गणेश वासुदेव मावलंकर पहले अध्यक्ष रहे हैं। मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष और सर्वाधिक प्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश मतलब जो है 80 मेंबर आते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जैसे कि देखो अवधि जो है, तो राज्यसभा को हम आगे देखेंगे। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक अवधि इसकी होती है। राष्ट्रपति को समय से पहले विकृत करने का राइट्स होता है। आपातकाल में इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में मतलब 1 वर्ष तक के लिए सदस्य बनने की जो अर्हता है वो 25 वर्ष है। अब थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देख लो। इसमें जो सदस्य संख्या 250। अब अनुच्छेद जो 80 है वही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम 238, जो कि निर्वाचित अप्रत्यक्ष तौर से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 मेंबर होते हैं। ये 4 क्षेत्र से होते हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। 12 नॉमिनेटेड होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज से। जबकि जो स्थायी सदन है इसका विघटन नहीं होता है। 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वहीं उपसभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपसभापति बहुमत से संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है।
कुछ हम अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की जो है एकांकित शक्ति है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्यसूची के विषयों पर कानून का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई भी धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई और शिष्ट विषयों पर कानून संसद बनाती है। ठीक है, अब जो धन विधेयक पूरा स्थापित ओनली लोकसभा में होता है। 100 अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। लगातार 60 दिनों तक संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। विनियोग विधेयक की बात करें जो है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय भाई देखो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा देख लो। न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है स्टार्टिंग में 8 मुख्य न्यायाधीश समेत, लेकिन अब वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश समेत। उद्घाटन की जो तिथि है 28 जनवरी 1950 और गठन की तिथि है 26 जनवरी 1950। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं देखो, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में लागू हुआ जो कि 1 जून 1955 से। वहीं 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। वहीं 30 जनवरी 1919 से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता भारत का मतलब नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों से मिलकर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय में वो कानून का विशेषज्ञ हो, ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो शपथ भाई राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति ही लेंगे, मतलब राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। सेवानिवृत्ति जो 65 वर्ष है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। ठीक है, अब थोड़ी सी देखो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है। वहीं जो है जो 129 की बात करें तो अभिलेख न्यायालय के तौर पे उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार भी है। वहीं अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय अपीली अधिकार और अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय पुनराविलोकन द्वारा भी। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है। और वहीं 142 जो है अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की डिक्री आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण मतलब आदेश के बारे में 142 में कहा गया है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में जैसे 124 की बात करें तो जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 126 कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो 127 से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एडहॉक और ये कार्यकारी। ध्यान रखना अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय में जो है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाना तो आधार क्या है, कदाचार या असमर्थता संबंधित अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 124 क्लॉज 5। प्रक्रिया संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केशवानंद भारती 1973 में जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक गार्जियन भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी है। विधि का जो शासन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का राइट्स है। संसद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति है। संसद द्वारा अनुच्छेद 125 क्लॉज 1 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण है। किसी भी न्यायालय में नहीं सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं करेंगे। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और इसमें से सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 जो है वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं कॉलेजियम में। मूल अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय को शक्ति है।
केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 जजों की पीठ थी। अनुच्छेद 142 वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुरक्षात्मक याचिका जो है वो दाखिल की जा सकती है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। 1993 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था अपनाई गई। पुष्पा कपिला जो है हिंगो रानी को जनहित याचिका की माता के तौर पे जाना जाता है। अब भाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी में होती है, ये भी ध्यान रखना। जो पीआईएल है, देखो जो पूरा नाम इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, जनक यूएसए है इसका, और भारत में 1979 में, और इसके जनक भारत में पीएन भगवती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ हम देखें तो जैसे संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, मूल सूची में 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और मूल सूची में 47। तो ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। पिछले वर्ष यूपी पीसीएस में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खुद निकाल के चेक कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बना था। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात आसपास, ध्यान रखना। 371 का नागालैंड से संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। पिछले वर्ष क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया था। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, तो भाई उच्च न्यायालय परिचय थोड़ा सा देख लो। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में इनकी स्थिति शीर्ष है। जो प्रावधान भाग 6 के अंतर्गत चैप्टर 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक उल्लेख है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो प्रावधान यह है कि भारतीय संविधान में भाग 6 के अंतर्गत चैप्टर 6 और यहाँ पे चैप्टर 5 है हाई कोर्ट, अनुच्छेद 233 से 237, जैसे देखो यहाँ 231 तक है, यहाँ 237। उच्च न्यायालय की कुछ विशेषज्ञता, तो अभिलेख न्यायालय ये भी होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो पद धारण है 62 वर्ष की आयु तक। पद त्याग जो है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, और जो पदच्युति है यानी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। वहीं भारत की संचित निधि के बारे में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों का लोक लेखा का। वहीं व्यय की प्रक्रिया के नियम, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके कोई भी धनराशि संचित निधि से निकालकर व्यय की जा सकती है। संचित निधि पर जो भारित व्यय क्या क्या है, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और अन्य कुछ व्यय हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जो है राज्यसभा के सभापति, उप सभापति के वेतन भत्ते भारित हैं। वहीं कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता भारित है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, पेंशन और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन इसमें से है। वहीं राज्य कार्यपालिका के बारे में तो परिचय थोड़ा सा देख लो भाई। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था ठीक से केंद्र मतलब जो है केंद्र स्तर की ही तरह है। जैसे कि राज्य कार्यपालिका में तो ये भी भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत चैप्टर 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167। तो देखो राज्यपाल के बारे में देखो, प्रावधान जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो पद धारण है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं। पद त्याग है राष्ट्रपति को संबोधित करते स्वहस्ताक्षरित वो त्याग सकते हैं। क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हों। विशेष क्या है भाई इसमें से कि भारत सरकार जो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक तौर से राज्यपाल के नाम पे होंगे। उपलब्धियां, भत्ते, पद से संबंधित जो अन्य व्यय हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, ये ध्यान रखना। कार्य क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे। अंग राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि संसद में राष्ट्रपति। अब शक्ति तो राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने या फिर विघटन करने की शक्ति है। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, तो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6वां भाग को नामित। राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति वर्तमान में हालांकि निष्प्रभावी है। अब जैसे महाधिवक्ता, तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक स्वीकृति दे और स्वीकृति रोकना जो है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा विधेयक है तो दे भी सकता है, रोक भी सकता है। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस जो भेज सकता है, बल्कि गैर धन विधेयक।
विधानमंडल के द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृति अध्यादेश प्रख्यापित मतलब होगा। वहीं न्यायिक शक्ति की बात करें तो दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्राविलंबन विराम परिहार करने की और दंड जो दंडादेश की निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति है। राज्यपाल की जो है विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो भाई विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है, अल्पकाल में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति है, किसी भी विधेयक पर अनुमति देने से रोकने या फिर अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ करने की शक्ति है। वहीं विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद तो भाई राज्य विधानमंडल तो परिचय भाग 6 के अंतर्गत चैप्टर 3 में है, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक उल्लेख है। अंग भाई इसके से विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधान परिषद जो है सदस्य संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है, न्यूनतम 600 हो सकती है, लेकिन सिक्किम और गोवा इसके एक्सेप्शन है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष तो अधिकार और कार्य मतलब अध्यक्ष तो अधिकार और कार्य तो लोकसभा अध्यक्ष की तरह समान है। निर्णायक मत जो है देते हैं, ये किसी भी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबरी की स्थिति में जब टाई अप हो जाता है तभी मतलब टाई हो जाता है मैच, तभी ये अपना निर्णायक मत डालते हैं। संपर्क संस्थापक सदन और राज्यपाल के मध्य है। सदस्यों की अहर्यता यानी सदस्यों हेतु अहर्यता तो भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद विधान परिषद की बात कर लें तो भाई परिचय थोड़ा सा देख लो। संसद विधि के द्वारा बना सकता है और हटा भी सकता है यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से। अनुच्छेद 171 कह रहा है कि विधान परिषदों की संरचना मतलब जो है अनुच्छेद 171 में स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष राज्यसभा की तरह होता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल 1/3 होती है, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं है। लेकिन सदस्यों का जो निर्वाचन है 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष तौर से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, वहीं 1/6 सदस्यों का राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। फिर आगे राज्य मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद जिसका जो प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। वहीं मंत्री परिषद की जो के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 15% से अनधिक परंतु 12 से कम नहीं। राज्य की जो है मंत्री परिषद सामूहिक तौर से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा शक्तियों के पृथककरण के बारे में देख लो। शक्तियों का पृथककरण तो एक तरफ ये भाई देखो न्यायपालिका, ये विधायिका और कार्यपालिका। तो जरा देखो जो है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका सबसे टॉप मोस्ट पे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय। इसके बाद विधि पर निर्णय की शक्ति होती है, ठीक है। और विधि या कानून की जो क्रियान्वयन की शक्ति कार्यपालिका को होती है। अनुच्छेद 52 से 78 तक इसमें इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 152 के अंतर्गत ये नाममात्र प्रमुख हैं और जो है प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। वहीं राष्ट्रपति जो नाममात्र के प्रमुख है निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य और यूनियन टेरिटरी के जो निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक मंडल पे भाग लेते हैं। अब बात आती है विधायिका अनुच्छेद 79 से 122 तक, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। अधिकतम संख्या 550 और जो है अधिकतम यहाँ पे 250। 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ध्यान रखना। विधि या कानून निर्माण या परिवर्तन करने की शक्ति जो है विधायिका को है। ओके, के बाद आते हैं हम राज्य की कार्यपालिका में। तो भाई जो राज्यपाल अनुच्छेद 153 जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि एजेंट के तौर पे। नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र अनुच्छेद 155 के माध्यम से। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अनुच्छेद 156 कहता है। वहीं मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो राज्य का वास्तविक प्रमुख यही होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 164 के अंतर्गत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है विधानसभा में बहुमत रहने तक। मंत्री परिषद की बात करें तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से और वहीं जो है मुख्यमंत्रियों के त्याग पत्र देने के साथ ही भंग हो जाती है मंत्री परिषद।
फिर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका के बारे में है। यहाँ महाधिवक्ता होता है, जैसे वहां पे अटॉर्नी जनरल होते थे। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी अनुच्छेद 165 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल यहाँ निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक और शिष्ट शक्तियां विधायी शक्तियां संघीय सदन को प्रदत्त केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में कुछ वर्णन है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद जो है संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो भाग वही संविधान के 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 का उल्लेख है। संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों का नियंत्रण और अनुच्छेद 263 जो है केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का पार देता है, शक्ति देता है। वहीं वित्तीय संबंध संविधान भाग 12 में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत प्रावधान है। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना इसी के अंतर्गत होती है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना, और इसमें से जो है राज्यों को संघ के अनुदान की व्यवस्था और वित्त आयोग का गठन 280। आपात उपबंध की बात करें तो भाई देखो संविधान के भाग 18 में है आपात उपबंध, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात जो है उद्घोषणा का आधार युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति नहीं हो सकती है, ध्यान रखना ये रहेगा जरूर। स्थिति उत्पन्न होने या फिर उसका संकट सन्निकट होने पर संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय होना या राष्ट्रपति के द्वारा। उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत और 1 माह के भीतर होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की बात करें, उल्लेख 356 में उद्घोषणा का आधार राष्ट्रपति का किसी भी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है। वहीं विशेष की बात करें तो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग है। उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह, प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक इसका विस्तार। वित्तीय आपात की बात करते हैं, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। उद्घोषणा का आधार राष्ट्रपति की संतुष्टि, भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र पे वित्तीय स्थिरता, वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय स्थिति पर खतरा। उद्घोषणा पर संसद की स्वीकृति। उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर सामान्य बहुमत से आपात की स्थिति अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगी जब तक पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न हो। वहीं प्रावधान क्या है कि राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण, और भारत के सभी मतलब भारत में कभी भी ये लागू नहीं हुआ, अभी तक कभी भी ये भारत में लागू नहीं हुआ। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गठन। आवश्यकता अनुसार उससे पहले मतलब जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। कार्य संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का जो है वितरण है। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। वहीं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति और राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो कि राष्ट्रपति आयोग की निर्दिष्ट करता है। योजना आयोग के बारे में भाई थोड़ा सा देख लो। योजना आयोग भूतपूर्व मतलब पहले अब जो नीति आयोग है, पहले ये योजना आयोग हुआ करता था पहले। अब ये संविधानेतर संस्था है, ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल परामर्शदात्री संस्था है ये। इसका गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950। अब पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और मुख्य कार्य जो है भारत की पंचवर्षीय नेताओं का योजनाओं का निर्माण। नीति आयोग जो है ये तो मैंने थोड़ा सा आपको योजना आयोग के बारे में बता दिया है, पूछा जा सकता है। वही नीति आयोग 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हो गया है। नीति इज स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पदेन अध्यक्ष वही भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष का जो दर्जा है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है, विशेष जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर ही आधारित है। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोगों की तो जो है ओम्बुड्समैन यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए संस्था बनाई गई है, जो स्थापना है 1809 में स्वीडन में स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के तौर पे। अब संविधान और लोकपाल, तो लोकपाल नाम जो है 1963 में एमएल सिंघवी के द्वारा 1963 में एमएल सिंघवी के द्वारा भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, और इसमें से कुल 8 सदस्यीय पैनल में 4 जो सदस्य और मतलब न्यायिक सदस्य होते हैं, 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। ओम्बुड्समैन एक शब्द है जो कि स्वीडिश भाषा का शब्द है, लोगों का प्रतिनिधि मतलब ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ है। वहीं भारत में जो ओम्बुड्समैन को जाना जाता है वो लोकपाल के नाम से, भारत में लोकपाल ही ओम्बुड्समैन है। वहीं लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक न्यायमूर्ति पीवी गजेनगर हैं। महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं कि भाई सर्वप्रथम लोकपाल की संस्था की अवधारणा स्वीडन मतलब इसकी कल्पना करी गई। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई। वहीं केंद्र और लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश मोरारजी देसाई ने ही करी। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, योग्यता लोकपाल का अध्यक्ष होने की। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। लोकपाल का अध्यक्ष का वेतन भत्ते और सेवा की जो अन्य शर्तें हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगी। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन, तो भाई अध्यक्ष जो है ये भी देख लो, जैसे अध्यक्ष सदस्य और तो पहले लोकसभा के जो मतलब ये समझो कि राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला जो एक विख्यात विधिवेत्ता एक सदस्य, ठीक है। वहीं दूसरा सदस्य भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। इसमें से जो तीसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता, और चौथा लोकसभा का मतलब अध्यक्ष है, और जो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्य हेतु चयन की एक समिति। अब भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, अभी काफी रह गया है ना, चलो यहाँ भारतीय संदर्भ में देखो, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान। लोकपाल संस्था केंद्र स्तर पर गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय, एक अध्यक्ष 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान। संस्था का गठन मार्च 2019 में। पिनाकी चंद्र घोष पहले अध्यक्ष। महाराष्ट्र भारत का प्रथम राज्य जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में करने वाला। उड़ीसा लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य 1970 में। बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित रही है। राजमन्नार आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करती है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय जो कि गठन 12 अक्टूबर 1993 को। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति हेतु जो गठित समिति की संरचना प्रधानमंत्री, केंद्रीय जो गृह मंत्री, लोकसभा के राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसे इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठन जो है 5 जनवरी 1966 को। ठीक है, और अध्यक्ष जो है मोरारजी देसाई। भारत के लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया। प्रथम मतलब ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC, और वर्ष 1967 के जो हनुमंतैया इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद जो है संविधान के प्रमुख भाग और कुछ विषय, तो मैंने बताया इसमें से ऑलरेडी कि इसमें से, लेकिन फिर भी भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 104 तक उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशकता तो 36 से 51 तक। भाग
4 का में मूल कर्तव्य 51 का। वहीं भाग 5 में संघ सरकार अनुच्छेद 52, भाग 6 में राज्य सरकारें अनुच्छेद 152 से, पंचायतें जो कि है भाग यानी 9 में, तो इसमें से अनुच्छेद 243 से। ठीक है। फिर भाग 9 का नगर पालिकाएं 243 ता से, जो कि है 243 या 6 तक। वहीं अनुच्छेद जो कि इसमें से 11 आ जाता है संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 63। वहीं अनुच्छेद जो कि है ये कितना आज सॉरी अनुच्छेद नहीं, ये भाग हैं, ध्यान रखना ये भाग हैं। ओके, ये सब भाग हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15 सॉरी भाग 15 निर्वाचन 243 से 229। जो भाग 16 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। ठीक है। इसमें से तो ये ध्यान रखिएगा यानी 330 से 342 का तक। जो कि भाग 17 राजभाषा 243 से 351 343 से 351 नोट 2। और जो है भाग इसमें से 18 आपात उपबंध 352 से 360। फिर संविधान का संशोधन जो कि भाग इसमें से 20 368। विविध देखो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत का मतलब प्रयोग करते हुए केवल टाई की स्थिति में अपना मत दे सकता है। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल दिलवाते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। भारत में स्थानीय सुशासन की बात करें, देखो तो पहले यहाँ से लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय सुशासन के पितामह कहे जाते हैं। स्थानीय सुशासन की अगर हम बात करते हैं तो जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो पहले पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय सुशासन, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 इसके कुछ सुझाव रहे हैं। पंचायती राज का शिल्पी भी इन्हें कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता। इनका सुझाव 3 त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। अब भाई आप देखो जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद यहाँ पे ऐसे देख लो इसकी, जैसे ये तो आपने ये देखा। अब जिला परिषद जो है जिसका जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा, और वहीं आप स्थापना की बात करें तो ग्राम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत जो प्रत्यक्ष तौर से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, जैसे आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है आप देखते होंगे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रधान होता है, फिर पंचायत समिति में पहले उस सदस्य होते हैं, फिर सदस्य जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। वहीं जिला परिषद में सदस्य जो हैं जिला प्रमुख जो है अध्यक्ष को चुनते हैं। वहीं शहरी स्थानीय सुशासन की संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भाग 9 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में इसकी बात करी गई है, जोड़ी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 क्लॉज 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। पंचायत राज व्यवस्था का मतलब व्यवस्था प्रभाव में 24 अप्रैल 1993 से आती है। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 आना तक हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। इससे संबंधित कुछ समितियां नहीं हैं, जो कि 1977 में अशोक मेहता समिति और GVK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1988 में। इस समिति भी ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति यानी 77, 85, 86 और 88, फिर LM सिंघवी और PK थुंगन लास्ट में। ओके, पंचायती राज जो है द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव अशोक मेहता समिति कर रही थी कि 2 स्तरीय, जो कि है GKV राव समिति कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था। और इसमें से सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पालिका के बारे में देख लो भाई, नगर निगम जो है और फिर नगर पालिका और नगर पंचायत, ये होता क्या है, ये मतलब ये लेयर हैं। अब जैसे 74वां संविधान संशोधन जो है संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में 1 जून 1973 से आता है, जो कि भाग संविधान के भाग 9 में शामिल अनुच्छेद 243 से 43
या 6 तक इसका प्रावधान है। भारत में शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के हैं। अब इसमें से देखो, शहरी स्थानीय शासन के प्रकार, एक नगर निगम, आप सुना होगा, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, कैंट काउंसिल, नगरीय क्षेत्र न्यास पत्तन, विशेष उद्देश्य के लिए जो गठित एजेंसी। ये 8 प्रकार के जो है भारत में शहरी स्थानीय शासन है। अब हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर की दल की मान्यता की थोड़ी सी देख लेते हैं भाई, कि राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता और राज्य स्तर पे दल की मान्यता कैसे। तो राष्ट्रीय स्तर पे दल की मान्यता चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। क्या क्या है? पहली शर्त ये है, इनमें से कोई एक, ध्यान रखना, यदि कोई पार्टी लोकसभा के मतलब पिछले चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर के लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% यानी 2% या उससे अधिक सीटें जो हैं जीतती है, 2% सीटें जीतती है, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। या आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा, ध्यान रखना, आधे से अधिक मान लो, या फिर 2%। दूसरा है, उसे अगर मान लो ये नहीं पूरा होता है, तो यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव या फिर राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जो कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत, न्यूनतम 6% मत, और कम से कम 4 लोकसभा सीटें उसने जीती हो, तो भी राष्ट्रीय दल जो है उसे दर्जा दिया जा सकता है। यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों के राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त कर लेती है तो भी। अब राज्य स्तरीय दल की मान्यता, तो चुनाव चिन्ह, आरक्षण, आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल की जो है मान्यता हेतु कुछ कंडीशंस है। क्या है? कि उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए जो पिछले विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों। वहीं राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3%, जो कि 2 यानी 2.51% से अधिक हो तो 3% ही मान लिया जाएगा। अगर न्यूनतम 3 में से जो भी अधिक हो, या फिर 3 या फिर जो है यहाँ पे 2%, इनमें से जो अधिक हो, ठीक है। इसके साथ अगर ये नहीं है तो ये उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में विशेष मतलब राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मिले हों, जो वैध वोट मिले हों, और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित की गई संख्या पे कोई एक हो। उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या फिर विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हुए हों। ठीक है, ये जो शर्त है एक्चुअल में रिसेंटली 2011 में जोड़ी गई। भारत में जो कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये रिसेंटली जुड़ी है, नेशनल पीपल पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये क्या है? 8 राष्ट्रीय दल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो भाई देखो, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी कुछ प्रावधान है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और जो है राज्य स्तरीय दल के तौर पे मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही प्रदान की जाती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली। सूचना का अधिकार अधिनियम तो लोकसभा में पारित, जो कि 11 मई 2005, राज्यसभा में ये 12 मई 2005, स्वीकृत 2005 15 जून को, 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त ये पूरे देश में प्रभावी हो गया था। उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ में भी ये लागू है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार के लिए अनुरोध करने वाले आवेदकों के द्वारा जो मांगे जाने के कारण को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। वहीं उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट 2014 में।
इसके साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध करवाना। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है और नौकरशाह में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के साथ सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र और मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, जो है संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो आरटीआई से संबंधित जैसे कि सूचना के अधिकार का अभिप्राय मतलब किसी भी लोक सेवा पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच है। आरटीआई के दायरे में क्या क्या शामिल है, तो इसमें से ये देख लो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन भी। ठीक है, ये भी सारी चीजें इसमें से शामिल हैं। थोड़ा रह गया है, देख लेते है ना। ये हो गया। हाँ देखो, विश्व के देशों में स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को दिया। 1766 में। दक्षिण अफ्रीका विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जिसमें संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष तौर से उल्लेख है। भारत में सूचना के अधिकार का आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसपी गुप्ता वर्सेज भारत संघ 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में से शामिल माना गया है। सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया है वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा। 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून बनाने का प्रारूप सौंपा गया जस्टिस पीबी सावंत के द्वारा। अब सूचना की जो स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में आधारित था, जो एचडी सॉरी अध्यक्षता करने वाले ये मतलब सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पे बेस्ड है। वहीं इसमें तमिलनाडु 1997 में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पहले ही ये अधिनियम को लागू कर चुका था। आरटीआई के कुछ प्रमुख प्रावधान तो जैसे सूचना के अधिकार में शामिल कार्य दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त करना, प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी पीआईओ की नियुक्ति करना, सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना, वहीं मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 वर्ष के भीतर सूचना उपलब्ध कराना। आरटीआई के अधिनियम की धारा 8 में जो है राष्ट्र में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित के लिए अपवादों का छोड़ दिया जाए तो सभी की सूचना देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखो कि अनुच्छेद हैं और कुछ एक तरफ प्रावधान है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 20 अपराधों के दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। वहीं अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 169 संविधान विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव। अनुच्छेद 350 का शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग 1955, जो इसमें से अनुच्छेद 43 मनरेगा से संबंधित। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय एसटी आयोग का गठन। 338 का राष्ट्रीय एसटी आयोग का गठन। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अब आयोग की बात करें तो आयंगर रिपोर्ट
देखो कुछ रिपोर्टें तो आयंगर रिपोर्ट संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन से संबंधित, राजमन्नार आयोग आईएएस और आईपीएस पद की जो समाप्ति की सिफारिश करती है, एम.एन. वेंकट चलैया संविधान की समीक्षा आयोग जो है, दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधारों से संबंधित, गोलकनाथ केस उच्चतम न्यायालय में वेरी फर्स्ट टाइम संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट हैं, जी ऑस्टिन भारतीय संघवाद जो सहकारी संघवाद, केसी हुयर भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहते हैं, हृदयनाथ कुजरू राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार और संविधान के साथ धोखा बोलते हैं। वहीं इसमें से कुछ घटनाक्रम, 30 जनवरी 1950, SC एंड ST अत्याचार अधिनियम 1989, 1900 जो है 52, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953, राष्ट्रीय विकास परियोजना 1987, भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय 1993, जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक्ट और 1986, बाल मजदूर और अल्पसंख्यक आयोग 1992। पंचायती राज से सामुदायिक विकास तो भाग जो कि इसमें से अगर हम बात करें तो 9 में अनुसूची जो कि है 11 अप्रैल 24 1993 से लागू। पंचायती राज सूची का विषय है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। सांसद जो है जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 मतलब ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, डी में स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला। वहीं ई में पंचायतों की अवधि, पहले अधिवेशन में 5 वर्ष तक, एफ में सदस्यों की निर्भरता 21 वर्ष, जो जी है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, एच जो है पंचायतों की कर उगाहने की शक्ति और उनकी निधियां, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, अब कुछ प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में हम देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख संविधान संशोधन क्या क्या है। देखो जरा, इसको जूम करना पड़ेगा, है ना, जूम कर लेते हैं। चलो, ये देख पा रहे हो, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भारत का मतलब पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, दादरा नगर हवेली और भारतीय संघ मतलब इसको भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल और रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दामन दीव और भारतीय संघ में शामिल। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद संविधान के किसी भी हिस्से या मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, भारतीय संघ में सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और 42वां जो है राज्य अधिनियम 1976, इसके द्वारा जो है राज्य में समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। वहीं भाग का 4A जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द का हटा दिया गया, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसे विधिक राइट्स 300 का के अंतर्गत इसे लाया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता, इसी में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के जो है सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है, इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आता है 58वां संविधान संशोधन 1987, संविधान का जो प्राधिकृत भाषा और मतलब जो है प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। तो ये सारी चीजें रही हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसे भी देख लीजिए। अब जैसे भाई जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18
1988 में 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, संघ शासित प्रदेश और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय मतलब विधानसभा की भी बात करी गई। वहीं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में जो है भाग 9 का के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में सीटों का पुनर्निर्धारण करके 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत व्यवस्था की गई और राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 का के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु अब बदली गई। इसके तहत जो है राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक इसमें से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध ऐड किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि इसमें से आप देखोगे लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में। वहीं राज्य मंत्री परिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती, मिनिमम 12 से कम नहीं हो सकती। जो कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स बन गया। सहकारी समितियां जो हैं नाम का एक नया भाग 9 जोड़ा गया। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 यह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत जीएसटी जो है प्रावधान शामिल किए गए। तो ये रहा इससे संबंधित कुछ चीजें, ठीक है। अब बात आती है कुछ जो है प्रमुख संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ध्यान रखना। 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को 103वां है और 102 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण रिजर्वेशन। 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण 10 वर्ष की वृद्धि और लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं में नाम निर्देशन और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन 104वां संविधान संशोधन 2019 में। राष्ट्रीय दल मैंने आपको बताया था कि भाई 8 राष्ट्रीय दल हैं, तो इन्हें देख लो कि कौन कौन से। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका तो चुनाव चिन्ह जानते हो पंजा हाथ का, और बीजेपी जो है कमल है ना, और बीएसपी तो हाथी, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसका हाशिया और बाली है। अभी तक कन्हैया कुमार इसी में थे, ठीक है। अब कहाँ वो ऊपर कांग्रेस में चले गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, तो हंसिया और हथौड़ा और तारा ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एम मार्क्सिस्ट। फिर वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जो कि इनका चुनाव चिन्ह घड़ी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी जोड़ा फूल, ठीक है। तो टीएमसी और नेशनल पीपल यानी एनपीपी पुस्तक है इनकी, ये ध्यान रखना। तो ये जो है पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसी तरह और भी बाकी सारे सब्जेक्ट हम कर देंगे। कल से हम जो है 2-2 घंटे का लेक्चर, वो जो आंख वाली जो घटना चक्र का करंट अफेयर्स ना, उसे हम 5-6 दिन में खत्म करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ओके।